हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, शुरुआती लेक्चर में मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया था और ये लास्ट वीडियो होगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। इसके बाद हम लोग मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी जैसा भी कॉन्सेप्ट है आपकी बुक में। अगर रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग देखें तो रिलेटिव वेलोसिटी ख़त्म कर दिया है सिर्फ 2 पैरा में, जबकि इसको अगर हम लोग नीट जेई लेवल पर पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन। ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन पढ़ाने से पहले मैं एक और बार आपको बोलूंगा कि आप ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन और ग्राफिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन एक बार जरूर याद करें। ठीक है, ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन आज हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो ग्राफिकल स्टडी ऑफ मोशन करने से पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं थोड़ा सा कि जो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने आसान सवाल आते इससे जेई में। नीट में आज तक सिर्फ एक सवाल आया है, वो भी गलती से आ गया था, मुझे लगता है बहुत ईजी आया था वो भी। ठीक है, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन इज स्लोप। ठीक है, ग्राफिकल मीनिंग स्लोप का क्या होता है? डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग स्लोप। और इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर कर्व। तो अगर मैं सारे इक्वेशंस की बात करूं, जैसे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो इसका मतलब क्या है? स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, है ना। अगर मुझे स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ मिल गया तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, समझे कि नहीं। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ क्या है? वेलोसिटी है। अरे भैया डी एक्स बाई डी टी मतलब क्या? एक्सटी का स्लोप, है ना। और एक्सेलरेशन क्या हो गया? डीवी बाई डी टी, तो ये क्या हो गया? स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। एक्सेलरेशन की बात करें तो वो हो गया स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। और एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी और x का ग्राफ देखेंगे, स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ। मतलब आपको क्वेश्चन में ऐसा देगा कि भैया ये ग्राफ है और ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो हमें बताओ वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी? यही क्वेश्चन आया था नीट में, मैंने अभी करा दिया आपको। तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगी ये मुझे बताओ। या फिर क्वेश्चन में बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ होगी सबसे ज़्यादा, ये बताओ। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या? ये ग्राफ किसका दिया हुआ है? एक्सटी का। तो एक्सटी का स्लोप हम लोग देखेंगे तो हमें मिलेगी वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि कहाँ पे स्लोप सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे बात करें तो स्लोप छोटा है, यहाँ पे तो स्लोप लगभग पैरेलल है, यहाँ पे स्लोप हाई है, यहाँ पे सीधा, फिर यहाँ देखो स्लोप एकदम ऊपर जा रहा है। तो स्लोप जहाँ सबसे ज़्यादा होगा, देखो स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है tan थीटा, है ना। स्लोप होता है tan थीटा, और थीटा जैसे जैसे बढ़ता है tan थीटा की वैल्यू बढ़ते जाती है, और थीटा जब 90 पे पहुंचता है तो tan थीटा एकदम इनफाइनाइट हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप की बात करें तो ये एंगल कुछ 80 डिग्री का बन रहा है। तो 80 डिग्री पर स्लोप सबसे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर इसका जो वेलोसिटी होगा, इसका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। वैसे ही एक्सेलरेशन की बात कर सकते हो वीटी ग्राफ बना के, और इसका जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, सेकंड थर्ड फॉर्मूले की आपको नीड नहीं है, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, उसके बाद हम लोग छोटा सा डेरिवेशन करेंगे अपने तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन का। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, तो हमारा क्या था भाई? डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी, ऐसा था, है ना, इंटीग्रेशन। फिर आया था x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी टी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। इसका मतलब क्या है? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो सपोज आपको वीटी ग्राफ का वीटी वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे दिया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया, और बोला ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन जेई में आया है। ठीक है, ये 10 है और ये वैल्यू 8 है, तो हमें बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इसका एक्स आप फाइंड करो, क्वेश्चन में बोल दिया। तो आप क्या करोगे? इसका एरिया निकाल लोगे। किसका? ये ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप फार्मूला जानते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। खैर अभी मैं फार्मूला लिख के दूंगा आपको, टेंशन मत लो, तो आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है डीवी इज इक्वल टू ए डी टी, इंटीग्रेशन ए डी टी। तो वेलोसिटी के लिए आपको निकालना रहेगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। वैसे ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है, एरिया अंडर। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बने हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, और इसके बाद अगर कहीं से क्वेश्चन बने हैं तो वो यहाँ से बने हैं। तो इन दोनों को ज़्यादा स्टार मार्क करके रखना। ठीक है, एरिया अंडर ए टी ग्राफ, ए टी ग्राफ का एरिया आप निकालोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ गए इतनी बातें? एरिया अंडर ए टी ग्राफ निकालोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, एरिया अंडर वी टी ग्राफ निकालोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, और अगर स्लोप निकालोगे एक्स टी ग्राफ का तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। रिमेंबर
ठीक है, इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्राफिकल स्टडी में हम लोग इसी की बात करते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात अभी नहीं आई है। a इज इक्वल टू dB/dt करोगे तो आपको स्लोप ऑफ vt ग्राफ अगर निकालोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और थर्ड फॉर्मूले की नीड नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो चलो ये दोनों फॉर्मूले जरूर से नोट कर लेना, याद कर लेना, अभी याद कर लो, अभी याद कर लो। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो हम निकालेंगे उसका एरिया। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो निकालेंगे हम एरिया। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो निकालेंगे एरिया। xt ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी, xt ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो मिलेगा वेलोसिटी। इसको नहीं याद करोगे तो भी चलेगा। फॉर्मूला याद है ना, फॉर्मूला याद है तो क्या जरूरत है फिर याद करने की, ऐसे ही काम हो जाएगा। चलो मैं रफ करता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो थोड़ी फालतू बातें कर लेते हैं, बोर्ड की बातें कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर ग्राफ कैसा बनता है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो जिसकी पोजीशन है 2 मीटर पर और वो 5 सेकंड के लिए रेस्ट पर है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये हो गया टाइम और ये होगा x। तो अगर आपको याद हो तो इसका अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो हमें मिलेगा वेलोसिटी। तो एक बार स्लोप निकाल के हम चेक करते हैं कि आखिर वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, निकालेंगे, अभी टेंशन मतलब। ये 1 है और ये 2 है, तो ये 2 पर ही रुका है ना, 5 सेकंड के लिए ये 2 पर रुका है। 1 2 3 4 5, 5 सेकंड के लिए ये 2 पर रुका है, मतलब ये ऐसा रहेगा ग्राफ। और मैंने बोला स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स व्हाट, स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी निकालता हूं मैं, v इज इक्वल टू dx/dt। और इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ xt ग्राफ क्या होगा, स्लोप ऑफ xt ग्राफ tan थीटा होगा, है ना। टेल जा रहा है तो इसका मतलब tan थीटा में 0 होगा, तो ये वेलोसिटी भी इसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा बहुत डेरिवेशन भी हम लोग करते रहेंगे बीच बीच में, ताकि आपको थोड़ा सा बोर ना फील हो, बिकॉज हम लोग फालतू चीजें पढ़ रहे हैं बोर्ड लेवल की। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे फिर से xt ग्राफ बना दूं, xt ग्राफ बना दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 से आगे नहीं जाएंगे, जाएंगे 6, चलो इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, और ये हम लोगों का x है और ये हम लोगों का t है। तो सपोज जब टाइम 1 सेकंड था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन 1 मीटर थी, जब टाइम 2 सेकंड था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन 2 मीटर थी, जब टाइम 3 सेकंड था तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन 3 मीटर थी, जब 4 तब 4, जब 5 तब 5 और जब 6 तब 6। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा देखो, ये ग्राफ हम लोगों का स्ट्रेट लाइन में जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेंड दिख रहा होगा बट आप जब बनाओगे तो आपको स्ट्रेट लाइन में दिखेगा। ये होता है ऑब्जेक्ट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड। तो 6 सेकंड में आप क्या निकालोगे, एरिया अंडर ग्राफ। तो एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 6 इंटू 6 आंसर 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो फालतू बातें थी, पहले इसको नोट कर लो आप लोग अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा बैकग्राउंड में नॉइस है, थोड़ी देर में हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब यहाँ पे जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो इक्वल टाइम में कवर नहीं करेगा। तो हम कुछ डेटा ले लेते हैं जिससे बनाना आसान हो। सपोज 1 सेकंड में 1 मीटर कवर करता है, फिर दूसरे सेकंड में 2 मीटर कवर कर लेता है, फिर तीसरे सेकंड में 3 मीटर कवर कर लेता है, फिर चौथे सेकंड में 1.5 मीटर कवर करता है। तो इस पे हम लोग अगर ग्राफ बनाएं तो ये 1 2 3 4 5 ये t है और ये x है। x मतलब डिस्प्लेसमेंट, 3 4, ओके 4 तक ही गए ना हम लोग। तो 1 सेकंड में वो 1 पर चला था, फिर 2 सेकंड में वो 2 मीटर चल लिया, 2 सेकंड मतलब फिर हम लोग 3 पर आ गए। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड इसने कवर कर लिया 2 मीटर। ओके, एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, लेट से थोड़ा सा हम लोग डेटा बढ़ा लेते हैं। 5 सेकंड पर वो 3 मीटर पर पहुंचा, मतलब ये ऐसा रहा। ठीक है, और फिर उसके बाद 6 सेकंड में 1.5 मीटर पर आ गया, तो 1.5 मीटर कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अगर हम लोग ये वाला ग्राफ देखें तो ये वाला ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, कर्व में बन रहा है, टेढ़ा बन रहा है। तो ये ग्राफ कभी आपको ऐसा भी दिखेगा, कभी आपको ऐसा भी दिखेगा, कभी आपको ऐसा भी दिख सकता है, कभी ऐसा भी दिख सकता है। मतलब पैराबोलिक पाथ दिखेगा यहाँ पे आप लोगों को। पैराबोला क्या होता है वो सब आप कोनिक सेक्शन में पढ़ लोगे कुछ दिनों में, या फिर मैं वीडियो बना दूंगा नीट वालों के लिए। ठीक है, टेंशन मत लो। तो कर्व में बनता है,
ठीक है, ऐसा समझ लो जो परफेक्टली सर्कुलर नहीं होते हैं वो एलिप्स होते हैं या पैराबोलिक या हाइपरबोलिक। ठीक है, एलिप्स देखो ऐसा होता है अंडे जैसा, पैराबोला जो होता है वो ऐसा होता है, और जो हाइपरबोला होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, ओपन कर्व होता है, ओपन रहता है, साइड से खुला रहता है, आधा ही रहता है बट खुला रहता है, और जो पैराबोला होता है वो ऐसा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। खैर फिजिक्स के साथ साथ आप सीख जाओगे ये सब, टेंशन मत लो। तो ये ग्राफ हम लोगों का कुछ कर्व में जाता है, टेढ़ा रहता है। अब यहाँ से आपको कुछ चीज अच्छे से याद करके रख लेनी है, एकदम नोट करके रख लेना, स्टार मार लेना। क्या लिखोगे? अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे आएगा। क्या बोला मैंने? अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे जाएगा। मतलब ये आपका एरिया अंडर एक्सटी ग्राफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको स्लोप निकालना है, एरिया अंडर नहीं, एक्सटी ग्राफ हो गया, और यहाँ पे आपको वी निकालना है। तो सपोज ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा जा रहा है तो इसका मतलब स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, और सपोज ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो स्लोप यहाँ पे नेगेटिव। आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे आगे चल के, चाहे वो केमिस्ट्री का कोई चैप्टर हो, चाहे वो फिजिक्स का कोई चैप्टर हो, आपको बहुत ये चीज़ें यूज होंगी कि जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर जाता है, और जब स्लोप नेगेटिव होता है तो ग्राफ नीचे जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई। अब हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं छोटा सा। चलिए, तो हम लोग देखते हैं डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहला क्या है हम लोगों का? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ये तो काफ़ी ईजी है यार। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है डेल्टा v बाय डेल्टा टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। चेंज इन टाइम को हम छोटे टी से लिख देते हैं। वेलोसिटी का चेंज क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। यू को यहाँ भेज दो तो ये हो गया ए टी प्लस यू बराबर वी, अरेंज कर दो तो ये हो गया वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डेरिवेशन देखते हैं, जिसके लिए हमें ग्राफ की हेल्प चाहिए होगी। तो ये हम लोगों का सपोज टाइम टी और ये v, वेलोसिटी v और टाइम t, और ये ग्राफ दिया है हम लोगों का। यहाँ पे वेलोसिटी u थी, इनिशियल वेलोसिटी टाइम t था, और ये x डैश और ये x और ये y और ये y डैश। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। अब मुझे चाहिए इसमें डिस्प्लेसमेंट, मुझे इसमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है एरिया अंडर वी ग्राफ। मैंने आपको पहले ही सिखाया है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप निकालोगे एरिया अंडर वी ग्राफ। इंटीग्रेशन में शुरुआती के वीडियो में बताया था। अभी फिलहाल मैं उन चीज़ों को दोबारा रिवाइज कराऊंगा ये कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? देखो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा s, और मैंने बोला एरिया अंडर वी ग्राफ। तो एरिया आप लोग देखो तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, प्लस ऊपर देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, ओके। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ तो t है और ब्रेथ क्या है? u है, तो ये हो गया ut। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, बेस क्या है भाई? बेस तो t ही है, इंटू हाइट, हाइट क्या है? हाइट आप लोग देखो तो ये पूरा है। ठीक है, अगर ये पूरा v है और मुझे सिर्फ इतना चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ इसको v माइनस यू, हाँ कि ना। तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ इंटू वी टी माइनस यू टी। ठीक है, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू टी कॉमन ले लो तो ये हो गया v माइनस यू। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे t से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर नीचे मैं t से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कर दिया नीचे, ये कर दिया ऊपर। तो अब मुझे बताओ v माइनस यू बाई टी क्या होता है? अरे भाई v माइनस यू बाई टी क्या होता है? v माइनस यू बाई टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो ये हो गया ut प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए इंटू टी, तो ये हो गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया इसका डेरिवेशन। ओके, तो ये हो गया सेकंड डेरिवेशन। इतना समझ में आया? अभी दोबारा रिपीट करूंगा अगर समझ में नहीं आया तो। अब मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। इतना जानते हो कि नहीं? अच्छा, वेलोसिटी हम लोग यहाँ पे लेते हैं एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज यहाँ पे इनिशियल फाइनल दोनों वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ v प्लस यू बाई टू, हाँ है ना। एवरेज वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा है, एक कंडीशन पर v प्लस यू बाई टी 2 होता है। अब t को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर आप ये इक्वेशन देखो तो मैं t को यहाँ भेज दूँ, a को यहाँ भेज दूँ, तो मैं t को लिख सकता हूँ v माइनस यू बाई ए। तो s इज इक्वल टू होता है vt, v की जगह लिख दो v प्लस यू बाई टू
और t की जगह लिख दो v माइनस यू बाय ए, और ये हो गया s। तो ये देखो ऊपर a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो वो हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे 2a यहाँ भेज दो तो ये हो गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू स्क्वायर को यहाँ भेज दो तो 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब देखो अरेंज कर लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। शानदार तरीके से आपके सामने आ गए हैं सारे फॉर्मूले। ठीक है, किसी फॉर्मूले को हमने डिफरेंशिएशन से डिराइव किया, किसी फॉर्मूले को हमने ग्राफ से डिराइव किया, किसी फॉर्मूले को हल्के फॉर्मूले से डिराइव किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखो तो ये तो इजी था सबसे, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन आया हो। मैंने क्या बोला, मैंने बोला एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स व्हाट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स टोटल डिस्टेंस या फिर पोजीशन। ठीक है, अब जो भी आप बोलना चाहो, अगर आप बोलोगे टाइम 5 सेकंड पर उसकी पोजीशन बताओ तो भी हम एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, एरिया अंडर ग्राफ निकालेंगे। शुरुआत में लिख के दिया था मैंने, हो सकता है आपको याद हो। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल एंड प्लस एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल। अब कुछ लोग यहाँ पे शायद कंफ्यूज होंगे। देखो ये जो v है ना, ये टोटल लेंथ है, मुझे पहले ही बताना चाहिए था। ये टोटल वेलोसिटी है v और ये इनिशियल वेलोसिटी है u, बट ये राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइट है वो इतना ही है ना। अगर ये t है तो इसका मतलब ये भी t है, तो इसका बेस क्या हुआ, t हुआ, और इसका जो हाइट हुआ वो ये होगा। बट हमें क्या दिया, हमें ये पूरा v मालूम है, ये पूरी हाइट हमें v मालूम है, और ये पूरा u है, बट हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए। तो मतलब इतने में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, इतने में से इतना घटा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, तो मतलब v में से u घटा दूं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो v माइनस यू मैंने लिख दिया, फिर यहाँ t और t से ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया, मैं इसको रेड से लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमें फॉर्मूले मिल गए, कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। आगे बढ़ो, अगले फॉर्मूले में s इज इक्वल टू वीटी था, टाइम को मैंने यहाँ से एक्सचेंज करके वैसा लिख दिया और v एवरेज को मैंने ऐसा लिख दिया। ऐसा वैसा करने के बाद यहाँ पे a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, 2 इंटू ए 2a हो गया, और फिर डिराइव करके आंसर आ गया। तो ये डेरिवेशन आपको कॉलेज में आ सकता है, तो आप लोग इसको नोट करके रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमने पूरी बातें कर ली और अब जेई लेवल का थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। v होता है dx बाई dt, तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो आप स्लोप निकाल लो xt ग्राफ का, स्लोप निकाल लोगे अगर xt ग्राफ का तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो आप स्लोप निकाल लोगे vt ग्राफ का, स्लोप ऑफ vt ग्राफ। ठीक है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं dx इज इक्वल टू v dt, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड तो x इज इक्वल टू आ जाएगा v dt। अगर आपको पोजीशन निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो आप निकालोगे एरिया अंडर vt ग्राफ। ठीक है, और एक और फार्मूला होता है हम लोगों का dv इज इक्वल टू a dt। तो एरिया अंडर at ग्राफ आप अगर निकालोगे तो आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, याद रखना, वेलोसिटी नहीं मिलेगी। अगर शुरुआती वेलोसिटी 0 रहेगी तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, वरना चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। चेंज इन मतलब अरे चेंज इन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या हुआ, dv को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से 1 तक, 0 से 1 तक अगर हम कर रहे हैं तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बट सपोज ये 2 रही तो इसका मतलब इनिशियल 0 नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते कि हमें वेलोसिटी मिलेगी, हम बोलेंगे यहाँ पे हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे टाइप के क्वेश्चन आपको जेईई नीट में आ सकते हैं इससे। ओके, इससे आपको आएगा टाइप्स ऑफ ग्राफ, 3 टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आएगा, आपको एक ग्राफ दिया रहेगा और बोलेगा ये ग्राफ से आप एक्सेलरेशन पता करो, वेलोसिटी पता करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। आपको बोलेगा डिस्प्लेसमेंट पता करो, ऐसा क्वेश्चन आया है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं फाइंडिंग काइनामेटिकल क्वांटिटीज। काइनामेटिकल बोले तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब। ठीक है, तो आपको ग्राफ देके ये पूछ लेगा। ओके, नेक्स्ट आएगा कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, जो कि बहुत पूछता है जेईई में। आपको एटी ग्राफ दे देगा, बोलेगा वीटी ग्राफ बताओ। ठीक है, या फिर 4 ग्राफ दे देगा, बोलेगा कौन सा ग्राफ गलत है, या 4 ग्राफ दे देगा, बोलेगा कौन सा ग्राफ सही है। ठीक है, ड्राइंग ग्राफ फॉर अ गिवन सिचुएशन, फॉर अ गिवन सिचुएशन। आपको बोल देगा एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला, वहाँ से वहाँ चला, यहाँ से वहाँ चला, वहाँ से यहाँ चला, फिर रुक गया, तो बताओ उसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों में से एक करेक्ट रहेगा। तो तीसरे पर तो बेहद कम क्वेश्चन आते हैं, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ और यहाँ से दिखने वाले, यहाँ से आपको जेईई में दिखेंगे मैक्सिमम, नीट में तो क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम आपको यहीं से दिखेंगे। रिसेंट ईयर्स में पहले की बात करें तो इससे भी दिखता था। ठीक है, मैक्सिमम यहीं से दिखता है, इससे तो बहुत कम चांस है। ठीक है,
तो अब हम लोग कुछ एससी वर्मा के क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज कर लेते हैं फटाफट। ओके, तो कुछ नोट करके आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको जरूर लिख लेना, ठीक है। पहला है ग्राफ्स आर ड्रॉन फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, ग्राफ्स आर ड्रॉन फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन। आखिर हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ना, मोशन इन अ प्लेन में हमारा जो बोर्ड का टॉपिक है वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है ना, इसका मतलब हम लोग ग्राफ इसमें पढ़ रहे हैं, तो ग्राफ किसका पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन का पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्राफ डू नॉट शो द पाथ ऑफ द पार्टिकल, ग्राफ डू नॉट मतलब ग्राफ ये नहीं बताएगा कि पार्टिकल दिल्ली से मुंबई आया, ग्राफ सिर्फ ये बताएगा कि दिल्ली से मुंबई आते समय इसका ये वेलोसिटी ऐसा 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 हुआ, वो ये नहीं बताएगा कहाँ से कहाँ तक आया, ठीक है। ग्राफ डू नॉट शो द पाथ ऑफ द पार्टिकल, ये बातें अच्छे से नोट करके रख लेना, वरना कुछ लोग को लगता है ना कि ये ग्राफ अरे यहाँ से यहाँ गया है, तो हो सकता है कि वहाँ से वहाँ जा रहा हो तो ऐसा टेढ़ा हो गया है ग्राफ, ऐसा वैसा, तो कुछ लोग जो इलॉजिकल होते हैं उन लोग ऐसा लॉजिक लगाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा लॉजिक मत लगाना, इसलिए मैं दो बातें आपको नोट करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए ड्रॉ किए जाते हैं। अब कुछ लोग ऐसा ग्राफ अगर देख लेंगे, मतलब ऐसा ग्राफ अगर उन लोग देख लेंगे तो बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन का है, अरे ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है मेरे भाई, कैसे? इसमें आप लोग देख रहे हो सपोज ये वीटी है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है, बट मोशन कैसा है, मोशन 1D है, मोशन 1D है, स्ट्रेट लाइन मतलब 1 डायमेंशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ऐसा गलतफहमी ना लाएं अपने अंदर, कुछ लोग को हो सकता है ऐसा लगता हो, ठीक है। और जो लोग कुछ नहीं पढ़े उन लोग को अभी कुछ नहीं लगता होगा, बट जल्दी जल्दी सब कुछ समझ जाएंगे, बल्कि वही लोग ठीक है, कुछ लोग जो मिसकंसेप्ट लेकर बैठे रहते हैं उन लोग ठीक नहीं रहते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और पीवाईक्यूज कर लेते हैं, बस इतना ही कंसेप्ट था। और फिर एक बार मैं रिवाइज करा दूं कि आप अगर स्लोप निकालोगे एक्सटी ग्राफ का, चलो खुद से बोलो, अब की बार मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप खुद से बोलो, खुद से बोलो, ठीक है, खुद से बोलो क्या मिलेगा आपको, पहले वाले में क्या मिलेगा, दूसरे वाले में क्या मिलेगा, तीसरे वाले में क्या मिलेगा, खुद से बताओ। खुद से बताओ, बताओ पहले वाले में क्या मिलेगा। अगर आप स्लोप निकाल लोगे एक्सटी ग्राफ का तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर आप स्लोप निकालोगे वीटी ग्राफ का तो आपको मिल जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस मतलब एक जगह पर, एक मोमेंट पर, ठीक है, इतने टाइम पर। वीटी ग्राफ निकालोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस, कुछ भी बोल दो, क्योंकि ये मोशन इन 1 डायमेंशन है, ठीक है। एरिया अंडर एटी ग्राफ, इससे आपको क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। फिर से ये नोट करके रख लो, हो सकता है आपने नोट कर लिया हो तो बोल रहे होगे कि 3 बार नोट करवा रहे हो, नहीं मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ आपको। तो इसी पर पूरे के पूरे क्वेश्चन आए हैं आपके, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो, नीट में तो एक ही आया है, ओके। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा समझ जाओ चीज़ों को, और फिर पीवाईक्यूज करते हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन क्वेश्चंस को मैंने नहीं कराया है, बट आप लोग अगर इनको करोगे लेक्चर्स को देख के तो आप खुद से कर ले जाओगे, ठीक है। तो एक ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया है, उसको मैं करा देता हूँ। और एक और कंसेप्ट आता है आपका ग्राफ्स इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, ग्राफ्स इन, लास्ट कंसेप्ट है ये, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। यहाँ पे आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज होंगे, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ्स इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ऐसे ग्राफ्स होते कैसे आपके, यहाँ पे देखो आपको एक इक्वेशन याद रहना चाहिए स्ट्रेट लाइन का, जो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। वैसे तो असली इक्वेशन ऐसा होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें c क्या होता है, c होता है इंटरसेप्ट, ठीक है, जहाँ पे लाइन इंटरसेप्ट करती है, m क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है, m क्या होता है, स्लोप होता है। तो यहाँ पे आपका देखो स्लोप क्या आ रहा है, अगर आप कंपेयर करो तो स्लोप क्या है, स्लोप आ रहा है आपका एक्सेलरेशन, ओके। तो यहाँ पे आपका जो वीटी ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन में होगा, जहाँ पे एक्सेलरेशन होगी कांस्टेंट, ठीक है, और स्लोप निकालोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा x2 माइनस x1। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो मैं न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लगाऊं ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस माइनस x1 को मैं वहाँ भेज देता हूँ, इसको x1 ना बोल के मैं इसको x0 बोल देता हूँ, x0 प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो आपकी जो इक्वेशन बन रही है, बस मैंने x1 को x0 बोल दिया, x2 को x बोल दिया, ठीक है, दैट्स इट। आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इक्वेशन अगर आप देखोगे तो ये बन रही है क्वाड्रेटिक, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने पर जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको ग्राफ दिखेगा पैराबोलिक पाथ, ठीक है, पैराबोला रहेगा वो ग्राफ। और अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है, दो कंडीशन है। अगर आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, और जब नेगेटिव होगा तो इसका मतलब वो नीचे जा रहा है। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जो है वो आपकी पॉजिटिव आती है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब tan थीटा पॉजिटिव रहता है तो ग्राफ ऊपर जाता है ना, एक्सटी ग्राफ की बात हो रही है। तो जब एक्सटी ग्राफ में tan थीटा या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला जो है वो पॉजिटिव आता है, ये कंडीशन, तो वो ऊपर जाएगा ग्राफ, और अगर ये नेगेटिव आता है तो ग्राफ नीचे जाएगा। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए, नीट में इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले टेक्स्ट बुक का कर लेते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपका बोर्ड की बुक का क्वेश्चन है, तो जो भी बोर्ड वाले यहाँ तक टिके हैं वो इसको देख लो, और कुछ तो है नहीं आपके लिए कुछ खास, ठीक है। चलो इसको देखो। पूछा है इसमें पहला क्वेश्चन, इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, मतलब जब टाइम 0 था तब कार की स्पीड क्या थी। पहले ग्राफ को समझ लो। ग्राफ में आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पर टाइम है। तो अब मुझे बताओ, जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी कितनी है। वेलोसिटी भी 0 है। आप बोलोगे ग्राफ तो हमेशा 0 से शुरू होता है तो वेलोसिटी तो हमेशा 0 रहेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जब वेलोसिटी यहाँ से ऐसे हो गया, ये ग्राफ सपोज ऐसे चला गया 2 से, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 2 हो जाएगी, हमेशा ये कंडीशन नहीं रहेगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल गई 0, और पहला क्वेश्चन साफ। अगले क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द कार, मतलब ये कार कितना मैक्सिमम स्पीड अटेंड की। तो ये कोई भी स्टूडेंट देख के बता सकता है कि ये कार ऐसी जा रही थी ऊपर और यहाँ पे उसकी स्पीड मैक्सिमम है, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है 20। तो दूसरे का आंसर आ गया 20 मीटर पर सेकंड। कुछ लोग बोलेंगे स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखोगे, द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द कार इज 20 मीटर पर सेकंड, दैट्स इट। अगला क्वेश्चन बोलता है पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग 0 एक्सेलरेशन, ठीक है, पार्ट ऑफ द ग्राफ जो शोइंग 0 एक्सेलरेशन, कौन सा पार्ट इसमें 0 एक्सेलरेशन शो कर रहा है। तो आप लोग देखोगे 0 एक्सेलरेशन मतलब क्या, 0 एक्सेलरेशन मतलब वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ कांस्टेंट है, कहाँ पे आपको वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रही है, कहाँ पे ये वेलोसिटी बढ़ घट नहीं रही है, यहाँ पे ए बी पर, है ना। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे स्टेटमेंट, द वेलोसिटी क्या हो रहा है वहाँ पे, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग 0 एक्सेलरेशन इज ए बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का घटना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन घट रहा है तो चौथे का आंसर हो जाएगा बी सी, खत्म। पांचवें में बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकंड, तो मतलब आपको इतनी डिस्टेंस, इतने ग्राफ में कितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की वो निकालना है। तो ये वीटी ग्राफ है तो इसका एरिया निकाल लो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। और ये एरिया आप लोग देखो तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इस ट्रायंगल की बेस देखो 3 है, बेस, हाइट देखो, हाइट 20 है, प्लस इस रेक्टेंगल का बेस कितना है भाई, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ ब्रेथ है वो 6 - 3 होगा। कुछ लोग 6 ले लेंगे, 6 क्यों भाई, ये पूरा हो गया ना, हमें कितना चाहिए, हमें इतना चाहिए, तो 6 - 3 3 होगा, ठीक है। और हाइट कितनी है, हाइट तो इसकी भी 20 ही है, तो ये 2 10 जा 20 हो गया, 10 3 जा 30 हो गया, प्लस 60 हो गया, आंसर आ गया 90 मीटर। एम आई राइट, करेक्ट है, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ आपका बोर्ड का क्वेश्चन खत्म होता है। अब जो बोर्ड की स्टडी करने आए थे वो लोग यहीं तक सिर्फ रुक सकते हैं, और बाकी आपको ऐसा एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो देखते जाओ, बाकी आपको मेन यहीं तक था, ठीक है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ कि आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ताकि आप एरिया निकाल पाओ, ठीक है। कुछ लोग को मालूम नहीं रहता है। ओके, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सब लोग जानते हैं भाई, ये सब बच्चों वाली बात है, बट फिर भी बता देता हूँ, नोट करके रख लेना, बिकॉज कई बार हम हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल्ड की साइन है, एंगल्ड, मैं लिख ही देता हूँ ना। अब एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, नॉर्मली यहीं से डिराइव किया गया है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है d1 इंटू d2 बाय 2, ठीक है, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है, जो भी आपकी पैरेलल साइड्स है उनका सम कर दो और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, ठीक है। एरिया ऑफ क्या बचा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो जानते ही हो, क्या लिखने की ज़रूरत है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ें आपको फिलहाल आएंगी और कुछ तो आने वाला नहीं है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, सपोज आपको कहीं गलती से दिख गया तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। बाकी नॉर्मली अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने जाओगे तो हेरोन्स फार्मूला लगाओगे, खैर वो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, ओके। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके HCV से ही उठाए गए हैं और इसके बाद हम लोग PYQs पर चलेंगे, ठीक है, आराम आराम से। पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए बिकॉज PYQs आए ना आए बट ये क्वेश्चंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ओके, सॉल्व करो दोनों को, बहुत ही ईजी क्वेश्चन। इसमें आपको एक्सेलरेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही आता है ग्राफ में, बिकॉज हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन के लिए और स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा, 50-50 हो सकता है, 80-100 हो सकता है। सॉल्व करो, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो ऑप्शन से मैच करो और देखो करेक्ट आता है तो खुशी तो अलग ही होगी आपकी, खुश तो बहुत होगी आज तुम, ठीक है, अगर का आंसर करेक्ट आया तो। चलो देखते हैं, ये आपको 10 सेकंड तक नहीं जाना है, ये आपको 80 सेकंड तक है। आई होप मैंने ग्राफ सही नहीं बनाया था, 8 ही सेकंड तक है। अब ट्राई कर लो। तो यहाँ पे VT ग्राफ आपको दिया है, चाहे स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज ग्राफ इज ड्रॉन फॉर अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम निकालेंगे एरिया अंडर VT ग्राफ, जो भी डिस्टेंस होगा वही होगा एरिया अंडर VT ग्राफ। तो एरिया अंडर VT ग्राफ देखो तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल निकालो तो हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 8, हाइट कितनी है 20, तो 2 चौका 8, 4 20 जा 80, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। बहुत सारे लोगों का करेक्ट आया होगा मुझे पता है, और जिनका ये भी करेक्ट नहीं आया डिप्रेस मत हो, शुरुआत है अभी हो जाता है, ठीक है। सिली मिस्टेक किए रहोगे कहीं पे। आगे बढ़ते, इसमें बोला एक्सेलरेशन पता करो और डिस्टेंस पता करो, चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात वही है। ओके, तो मैं इसको हटा ही देता हूँ ना, फालतू में कंफ्यूज हो रहे हो। डिस्टेंस, चलो तो पहले क्या करें, पहले हम लोग एरिया निकाल के डिस्टेंस पता कर लें। डिस्टेंस पता करें या क्या करें बताओ, थोड़ा भारी क्वेश्चन है, पहले एक्सेलरेशन पता करते हैं। तो ये यहाँ पे आप लोग देखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 2 है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 2 है, फाइनल वेलोसिटी 8 है। ये क्वेश्चन किसी लोग का, कितने लोग का करेक्ट नहीं आया होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। कुछ लोग 0 ले लेते, 0 नहीं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 2 है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v - u/t। कुछ लोग शॉक, अरे यार ये इक्वेशन लगाना था, चलो ये इक्वेशन लगा दो, v = u + at। अब कुछ लोग यहाँ पे भी शॉक, अरे यार ये भी इक्वेशन मैंने नहीं लगाया, तब कोई बात नहीं, फिर से लगा देना, दूसरी बार कर लेना, HCV का ही तो सवाल है। तो v यहाँ पे 8 है, u यहाँ पे 2 है, एक्सेलरेशन पता करना है, टाइम है 10 सेकंड, तो 8 - 2 = 10a, a को यहाँ लाओ, 8 - 2 6 होता है, 6 के नीचे 10 लाओ तो एक्सेलरेशन आ गया 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब या तो ऑप्शन बी सही होगा या तो ऑप्शन सी सही होगा, कौन सा सही होगा चेक करते हैं। ऐसा एलिमिनेट करना सीख लो बिकॉज जेईई में, नीट में कई सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 ऑप्शन आपके आसानी से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो बी और सी में से कौन सा करेक्ट होगा, तो क्या निकाले, एरिया अंडर VT ग्राफ निकाल लेते हैं तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेस, इतनी ही इसकी हाइट है, कुछ लोग पूरा लिए होंगे, और इतना ही इसका, इतना आपको छोड़ना है, ठीक है। कुछ लोग पूरा ले लिए होंगे तो वो गलती हो गई उनसे। और ये इसका बेस है, इसका बेस कितना होगा, जितना ये है, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बन रहा है एक रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का लेंथ और लेंथ इक्वल होता है, ब्रेथ और ब्रेथ भी इक्वल होता है, तो ये 10 होगा और ये 2 होगा। अब पूरा ये 8 है और ये छोटा सा 2 है, पूरा 8 है छोटा सा 2 है, तो इतना क्या होगा 6 होगा। तो अब इस एरिया निकाल दो, इसका कितना आएगा, इसका एरिया बताओ। तो इसका अगर एरिया निकाले तो एरिया 2 टाइप में आएगा, पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकलेगा, नीट में अगर आएगा तो यही आएगा, मुश्किल से कुछ भारी नहीं आएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो ये ब्रेथ इसकी कितनी है, ब्रेथ इसकी 2 है, लेंथ इसकी 10 है, तो 2 × 10,
प्लस हाफ इंटू बेस कितना है, बेस 10 है। हाइट कितनी है, कुछ लोग हाइट 8 रखे होंगे, नहीं भाई हाइट सिर्फ इतनी है, तो इतना आपको उसमें से गायब करना है, इतने में से अगर इतना गायब करोगे तो इतना मिलेगा। तो 6, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, 20 प्लस 30, आंसर आया 50, दैट इज ऑप्शन बी। अब समझे कैसे करने का, ऐसे क्वेश्चन को हिला दिया होगा इस क्वेश्चन ने कई सारे लोगों को, जो लोग न्यू सीख रहे, बाकी पुराने लोग अगर देख रहे होंगे तो उनका तो करेक्ट होगा ही होगा। चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो 0 से 40, 40 से 4, 4 से 6, ये टाइम है इसका टाइम है इसका। और ये आप लोग अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे ट्राइंगल एकदम सीधा बना हुआ है, ठीक है। और ये ट्राइंगल का ऐसा कॉर्नर कब बनता है, मतलब ऐसा बनना चाहिए, बट ये सीधा ऐसा कॉर्नर बन रहा है। ऐसा कौन कब बनता है, जब वहाँ पे इलास्टिक कॉलिजन होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है। ये सब आप कॉलिजन्स में सीखोगे 4th चैप्टर में, जब मैं सेंटर ऑफ मास और कॉलिजन सिखाऊंगा आपको लॉज ऑफ मोशन में। खैर फिलहाल इतना समझ लो, जैसे कोई बॉल आती है, बॉल को आप दीवार पे मारो तो टकरा के सीधा वापस आती है ना, सीधा वापस आ जाएगी। और अगर आप बॉल फेंक रहा है कोई और आपने बैट से बॉल मारा तो वो भी ऐसे चली जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, बॉल आ रही थी सीधा, झटके में पलट गई, झटके में। तो वही होता है हम लोगों का ऐसा कॉलिजन, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, 0 से शुरू किया था, 0 पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब वेलोसिटी 0 मतलब एक्सेलरेशन 0 खत्म। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी तो 0 है ना। डिस्टेंस निकालते हैं, तो इसने 40 डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक, 40, फिर उसके बाद 20 गया, 20 जाने से पहले जब 40 चढ़ा था वो तो 40 नीचे भी आया, फिर 20 नीचे गया, फिर 20 ऊपर गया, तो इसका डिस्टेंस आ गया 120 मीटर। टाइम लिया 6 सेकंड, तो डिस्टेंस होता है 120 डिवाइड बाय टाइम, स्पीड डिस्टेंस स्पीड अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये आ गया 20, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी वही मैं बोलूँ क्या कर रहा हूँ मैं, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 120 अपॉन 6 आ गया 20 मीटर पर सेकंड। समझ गए कैसे निकाला, 40 इसने कवर किया, फिर 40 कवर किया, फिर 20 कवर किया, फिर 20 कवर कर दिया। तो ऐसा आपको ऐड करके निकालना रहता है। अब यहाँ पे आप अगर एरिया अंडर वीटी ग्राफ लगाओगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये वीटी ग्राफ है ही नहीं, ये तो एक्सटी ग्राफ है, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड है, हो सकता है आप ना कर पाएँ, तो इसलिए मैं ही ट्राई करता हूँ। ओके, पूछा है एक्सेलरेशन कितना होगा x इज इक्वल टू 2 मीटर पर, तो 2 मीटर कहीं यहाँ पर आएगा, है ना। ये पूरा तो 5 मीटर है, पूरा 5 मीटर है, और ये हो गया 2 मीटर, और बचा हुआ हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। ये पूरा हो गया 2 मीटर, बचा हुआ 3 मीटर, और यहाँ पे कुछ आएगा वही हमें पता करना है। यहाँ पे v कितना होगा वो हम पहले पता कर लेंगे, v पता चल गया तो a पता चल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को इक्वेशन यूज करना होगा, a इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे तो a डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v डी वी, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो वेलोसिटी जो है वो कैसे आएगी, मैंने बोला अगर आपको डिफरेंशिएट करके निकालना है तो ग्राफिकल मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन का स्लोप, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर स्लोप निकालोगे, यहाँ मान लो थीटा, तो स्लोप अगर यहाँ से निकालोगे मतलब tan थीटा यहाँ से निकालोगे तो tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। पहले पूरे बड़े ट्रायंगल के लिए देखो, बड़े ट्रायंगल के लिए देखोगे तो अपोजिट 10 है, एडजेसेंट 5 है। छोटे ट्रायंगल के लिए देखो, छोटे ट्रायंगल के लिए v है, ये हमें मालूम नहीं है ना, ये v है और ये छोटा वाला 3 है। तो यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी 6, कैलकुलेट कर लेना कैसे मिलेगी, 5 2 या 10 होता है, 2 3 या 6 होता है, मिल गया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे निकालना चाहो एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के लिए निकालना होगा आपको स्लोप, और मैंने बताया है स्लोप नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब नेगेटिव होगा, है ना, स्लोप नेगेटिव होगा। ओके, तो स्लोप हो गया -tan थीटा, तो यहाँ पे आप स्लोप अगर निकालोगे तो -10/5 आएगा। कैसे आएगा, पूरा कितना है 10 और ये पूरा कितना है 5 है, तो -tan थीटा हमने ले लिया। -tan थीटा क्यों, क्योंकि स्लोप नीचे जा रहा था। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये आ गया -2 मीटर पर सेकंड। क्या ये हमारा आंसर है, हमारा आंसर ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ ये पता किया है, इसमें पुट करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा। a इज इक्वल टू v कितना मिला 6, dv बाई डी एक्स की वैल्यू मिली -2, तो ये हो गया -2, तो -12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो छाप लो इसको। तो ये नीट के 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो आपका रिलेटेड है ग्राफ से, दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि ये वेक्टर से है तो वेक्टर में मैंने PYQs कराए नहीं थे ज़्यादा, बिकॉज वेक्टर एक सेपरेट टॉपिक है, उसके ऊपर PYQs नहीं मिले मुझे, तो आपको मैं लेकर आया हूँ कुछ PYQs। ये खेल के जैसा है, पजल होता है ना, वैसा है ये वाला क्वेश्चन। ये 2 ही क्वेश्चन है नीट के, इसके बाद जेई का आएगा। और ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहाँ होगी मैक्सिमम, तो अगर आपने कंसेप्ट याद किया अभी आंसर मार दोगे, A B या C या D पे, ठीक है।
चलो इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dx बाई dt। डिफरेंशिएशन है, मतलब हमें देखना है स्लोप। स्लोप जहाँ ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, वहीं पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो यहाँ से आप लोग A से B तक देखोगे तो स्लोप ऐसा है, B से C तक देखोगे स्लोप ऐसा है, C पर स्लोप सबसे ज़्यादा है, C की तरफ स्लोप जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन C आपका करेक्ट होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होगी। अगला क्वेश्चन बोलता है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ये सब वेक्टर है, मतलब आप वेक्टर B वेक्टर C को जोड़ दोगे वेक्टर F मिल जाएगा, वेक्टर D वेक्टर E को जोड़ोगे तो वेक्टर F मिल जाएगा। ये सब क्या है? वेक्टर F क्या है? वेक्टर F है रिजल्टेंट, रिजल्टेंट, ठीक है। तो आप बताओ किन दो वेक्टर को जोड़ने पे वेक्टर एफ मिलेगा एज अ रिजल्टेंट? किन दो वेक्टर को जोड़ोगे तो वेक्टर एफ मिलेगा रिजल्टेंट में, ठीक है। जोड़ो जोड़ो, देखो इसको यहाँ से उठा के जोड़ो, इसको यहाँ से उठा के जोड़ो, जोड़ो, देखते किससे आंसर आएगा। मैं भी जोड़ता हूँ। पहला ऑप्शन, ऑप्शन मैच करो ना, ऑप्शन खेलो। पहले ऑप्शन में बोला है वेक्टर बी वेक्टर सी, तो वेक्टर बी ऐसा है, वेक्टर सी ऐसा है, तो ये हो गया वेक्टर सी, ये हो गया वेक्टर बी। तो अगर हम लोग इसका रिजल्टेंट देखें तो रिजल्टेंट ऐसा जाना चाहिए। वेक्टर एफ कैसा है? वेक्टर एफ तो ऐसा है, तो ये रिजल्टेंट सही नहीं जा रहा है, मतलब ये गलत है। वेक्टर डी वेक्टर ई को जोड़ो, वेक्टर डी ऐसा है, वेक्टर ई ऐसा है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो कैसा जाना चाहिए? इसका रिजल्टेंट कैसा जाना चाहिए? ऐसा जाना चाहिए, है ना। तो इसका रिजल्टेंट ऐसा ही तो जा भी रहा है, एफ ऐसा ही तो जा भी रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। बाकी सबको भी मैच करता हो, टेंशन मत लो। वेक्टर डी वेक्टर सी, वेक्टर डी ऐसा है और वेक्टर सी ऐसा है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कैसा जाना चाहिए? इसका रिजल्टेंट वेक्टर सी यहाँ आएगा ना, टेल से टेल ज्वाइन करते, तो इसका रिजल्टेंट ऐसा जाना चाहिए, बट एफ तो ऐसा जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। अगला वेक्टर बी वेक्टर ई, वेक्टर बी तो ऐसा जा रहा है, वेक्टर ई ऐसा जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर ई ऐसा जा रहा है, तो वेक्टर बी यहाँ हो गया, ठीक है। टेल से टेल नहीं ज्वाइन हो रहा है ना, तो ये ऐसा हो गया। अब टेल से टेल ज्वाइन हुआ तो ये ऐसा हुआ, तो इसका रिजल्टेंट ऐसा जाना चाहिए, बट इसका रिजल्टेंट तो ऐसा जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पे हो गया करेक्ट। तो ये थे नीट के क्वेश्चन। अब देखते हैं जेई के क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा, बिकॉज कुछ क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी भी आए हैं। चलिए तो जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला ना रिसेंट ईयर में ग्राफिकल क्वेश्चन ज्यादा आने लगे, पहले इतने नहीं आते थे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोलता है, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया, कौन सा ग्राफ सही है? बस एक ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया, कौन सा ग्राफ सही है? बताओ कौन सा सही है। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, तो सिचुएशन को एनालाइज करो। यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा माइनस में, है ना, एक्सेलरेशन माइनस में होगा, मतलब स्लोप नेगेटिव होगा। स्लोप नेगेटिव कहाँ कहाँ दिख रहा है? इसमें शुरुआत में नेगेटिव है, इसमें शुरुआत में नेगेटिव है, इसमें, तो ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट हो गया। ओके, और जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होते जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रही है ना, मतलब वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो तीनों में वो सेटिस्फाइड है। फिर उसके बाद बोलता है कि जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा ऊपर से, उसके बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे गिरेगा, पहले वेलोसिटी घटती गई फिर बढ़ती गई, पहले वेलोसिटी बढ़ती गई, पहले घटनी चाहिए थी, ये तो पहले एलिमिनेट हो गया है। फिर ऑप्शन भी पहले घटी फिर बढ़ी, बट ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों करेक्ट नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से है ना, तो वो कांस्टेंट है, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता है। वैसे हम लोगों का ऑप्शन ए भी करेक्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज आप लोग डी को अगर देखोगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में है। जब भी कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तो उसका स्लोप जो है वो स्ट्रेट लाइन में ऐसा आता है, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखोगे स्लोप ब्रेक हुआ, ऐसा गया फिर ऐसा आ गया, वैसे यहाँ पे भी हुआ, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन को लिख लो। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा ए डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी वी। तो वी डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो हम लोग लेट से नेगेटिव एक्सेलरेशन रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए एक्स प्लस कोई कांस्टेंट के। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। जैसा आप लोग जानते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ है ये, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्लोप देख पा रहे हैं कि स्लोप नेगेटिव आने वाली है, तो स्लोप नेगेटिव रहेगी, तो इसका मतलब ये आंसर या तो करेक्ट हो सकता है या तो ये आंसर करेक्ट हो सकता है, दोनों में स्लोप नेगेटिव है। बाकी यहाँ पे देखें तो शुरुआत में नेगेटिव है बट बाद में पॉजिटिव है, तो ये दोनों हम लोगों के एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो k को वहाँ भेजोगे तो वी स्क्वायर बाय 2 माइनस के, और यहाँ पे है माइनस ए, तो माइनस ए एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 माइनस के। अब x इज इक्वल टू ए को भी वहाँ भेज दो, तो माइनस वी स्क्वायर बाय 2 ए प्लस के अपॉन ए। प्लस के कैसे हो गया? बिकॉज ए वहाँ पे माइनस में था, तो वहाँ जाके इसको प्लस में कन्वर्ट कर दिया, ओके।
तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। और इससे देखो यहाँ पे जो माइनस में आ रहा है ये v²/2 है, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये लगातार डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो लगातार डिक्रीज होता है, यही ग्राफ हमें दिख रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोगों का करेक्ट। चलिए, तो ये जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। वीटी ग्राफ दिया हुआ है और पोजीशन पूछा है, मतलब एरिया अंडर ग्राफ। तो एरिया निकालो 5 सेकंड तक का, जो भी एरिया आपको मिलता है और आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है जेईई वाले थोड़ा खेलने के मूड में थे, इसलिए ऐसा पजल वाला क्वेश्चन दिया है ना। बचपन में हम लोग ऐसा पजल वाला क्वेश्चन बनाया करते थे, हम लोग बोल रहा हूँ, मतलब हम लोग, आपका पता नहीं। तो देखिए क्वेश्चन क्या करेक्टली सॉल्व कर पाते हैं आप। ओके, देखो एकदम ताज़ा क्वेश्चन है 2019 का। भी 2020 का दिखाऊंगा तो बोलोगे इतने बुरे दिन आ गए इनके। देखो अगर इसके पार्ट्स देखें हम लोग 5 तक, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर एक और राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये मैंने लिखा नहीं यार मैंने ये लिखा ही नहीं, सॉरी 1 2 3। अब ट्राई करो एक बार और। ठीक है, अब ट्राई करो, अब पूरा डेटा अवेलेबल है। तो अगर हम लोग देखें तो ये पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, 5 सेकंड तक का निकालना है। तो यहाँ से एक और लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, और ये पूरा एक दोबारा से एक और रेक्टेंगल है। तो इसका मतलब एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस प्लस एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर पोजीशन। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस ये क्या है, ये आप लोगों का एक रेक्टेंगल है, तो ब्रेथ 2 है, इंटू 2 कैसे है, अरे 4 - 2 2 इंटू लेंथ कितनी है 2, प्लस ये क्या है, ये भी रेक्टेंगल है, हाइट कितनी है, सॉरी लेंथ कितनी है 3, ब्रेथ कितनी है 1, 5 - 4 1, जोड़ डालो 2 2 कैंसिल, तो 2 + 4 + 3 6 3 9 मीटर आंसर आ गया। सोचो इतना इजी क्वेश्चन जेईई मेंस में, इतना इजी है नहीं, कभी कभी हार्ड भी आ जाता है। अब लक पर डिपेंड है ना, आप कौन से शिफ्ट में हो और कैसा क्वेश्चन आए। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जेईई मेंस 2020 का ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन में आया था, मतलब वहाँ पे ऑप्शन नहीं रहते, आपको वैल्यू पुट करनी रहती है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन जो भी आते हैं वो बहुत ईजी होते हैं। लुक, ये मतलब इससे ईजी क्या लोगे आप, एचसी वर्मा का शुरुआत का आप अगर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो 5वें या 6ठे नंबर पे ये क्वेश्चन है आई थिंक। और ये देखो 2020 में ऑप्शन वाले में आया था, बस इसमें क्या ट्रिक किया कि इधर 4.333 बना दिया ताकि कैलकुलेशन हार्ड हो जाए। कितना इजी पेपर है देखो। हाँ, जब इसमें ग्राफ को कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आता है कि ये वीटी ग्राफ है, इसका एटी ग्राफ कैसा होगा वो बताओ, तो वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, चलो फिलहाल इसको कर लो। ओके, और ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों के, बिकॉज सारे क्वेश्चन मैं भी नहीं करा पाऊंगा। ओके, तो कई सारे क्वेश्चन अभी बाकी है, तो उनकी प्रैक्टिस आप खुद से करिएगा। मतलब मेनली मैंने हर टाइप का एक क्वेश्चन करा दिया है। जैसे 2 क्वेश्चन मैंने कन्वर्जन वाला करा दिया है ना, पिछला ही क्वेश्चन देख लो। फिर एरिया अंडर कर्व वाले तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, अब इसकी प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत नहीं है, तो उनकी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करो। नई वैरायटियां ढूंढो, डीसी पांडे में सर्च करो, एचसीबी में तो नहीं आई थिंक इतने ज्यादा है ना, तो डीसी पांडे में सर्च करो, कोचिंग मॉड्यूल में सर्च करो, यहाँ पे आप लोग ढूंढो ऐसे क्वेश्चंस को। तो बताओ कैसे करेंगे एरिया अंडर कर्व। भाई ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है 10 पर, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 4, हाइट है 10, 2 2 जा 4 कैंसल, 20 मीटर इज द आंसर। 4 मार्क्स मिल गए। इसको देखो, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, खाली एक ही ट्विस्ट है कि इसमें 4.333 दे दिया ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो। तो हम लोग जानते हैं 4.333 की वैल्यू होती है 13/3। कैसे जानते हैं हम लोग, 9th में एक एक्सरसाइज थी जिसमें हम लोग ऐसे नंबर्स को कन्वर्ट करते थे, बाद में मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, फिलहाल आप लोग समझ सकते हो, नहीं समझ में आता है तो 4.33 लेके सॉल्व करो, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो देखो, तो पहले हम लोग देखें तो ये ट्रेपेजियम है, कुछ लोग इसको आधा ट्रायंगल फिर एक रेक्टेंगल लेके करेंगे, चलेगा फाइन। ठीक है, चलो देखो इसको, अब ट्रेपेजियम लेके करता हूँ मैं। हाफ इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 4.33 मतलब 13/3, प्लस ये कितना है 3 - 2 ये होगा 1, इंटू हाइट कितनी है 4, प्लस दिस एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो हाइट है 2, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, तो हाफ इंटू बेस कितना रहेगा 6 - 13/3, इंटू हाइट कितनी है भाई, हाइट तो 2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, और ये हो जाएगा देखो 1/2 इंटू 16/3 इंटू 4 प्लस 5/3, 3 6 जा 18 हुआ, 18 में से 13 गया 5 और नीचे बचा 3, 2 2 जा 4 हो गया, ये हो गया 32/3 प्लस 5/3। अब इसको नॉर्मली जोड़ दो, आ जाएगा 37/3। दैट इज ऑप्शन डी। कितना इजी क्वेश्चन आया था देखो जेईई में। तो क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, मैं करा सकता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन, बट टाइम अभी ज़्यादा हो गया आई थिंक,
बिकॉज मुझे भी बनाते बनाते 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं अभी, ठीक है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस करो, खास करके जेई वाले, नीट वाले कुछ भी नहीं करेंगे चलेगा, बस इतने क्वेश्चन की नोट्स बना लो अच्छे से इतने क्वेश्चन का, और इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बिकॉज आपके नीट में कुछ आएगा तो यही आएगा, इससे ज़्यादा हार्ड कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है। सारी थियरी को अच्छे से रिवाइज करो। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे नया टॉपिक, दैट इज रिलेटिव मोशन, ठीक है। रेनमैन प्रॉब्लम, छतरी मैन प्रॉब्लम और रिवर स्विमिंग प्रॉब्लम, बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर से, और अगले लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ये तो सब बेसिक था बच्चों वाला, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।